गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 6 अप्रैल और आज के इस सेशन में 6 अप्रैल से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश की नौसेनाओं का पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास हुआ है? जापान, भारत, जर्मनी या फिर ताइवान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल कि डॉलर के मुकाबले नई मुद्रा कौन बनाएगा? तो फ्रेंड्स, डॉलर के मुकाबले नई मुद्रा बनाई जा सकती है ब्रिक्स देशों के द्वारा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसी साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक नई वित्तीय व्यवस्था की घोषणा की जा सकती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आप जो ब्रिक्स में शामिल देश है ना, उनकी मुद्राएं क्या क्या हैं, तो करेंसी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्राज़ील की करेंसी को कहते हैं ब्राज़ीलियाई रियाल, इजीली आंसर कर सकते हैं क्योंकि इसके नाम में ही ब्राज़ील छुपा हुआ है। रसिया की याद रखेंगे रूबल है। भारत रुपया याद रखनी है। चाइना की दो मुद्राएं आपको याद रखनी है, रेमनबी और युवान। युवान को अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि 2023 में ये मुद्रा काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है और आपसे पूछी जा सकती है कि युवान जो करेंसी है ये किस देश की है, तो आंसर होगा चाइना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को कहते हैं रेंड। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मुद्रा से संबंधित। देखिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आप सभी ने सुना होगा, एसडीआर। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एसडीआर है ना, 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, इनमें से कौन सी मुद्रा एसडीआर में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एसडीआर क्या है, फिर इसकी मुद्रा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। और एसडीआर में जो वर्तमान में मुद्राएं शामिल हैं, 5 देशों की मुद्रा इसमें शामिल है। अमेरिका का डॉलर आपको याद रखना है, यूरोप का यूरो, चाइना की रेमनबी इसमें शामिल है, जापान का येन है और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, जो कि एसडीआर में शामिल है। तो ये 5 मुद्राएं आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब डिस्कस कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं वर्तमान में? तो ब्रिक्स में रसिया है, चाइना है, इंडिया है और दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा ब्राज़ील आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, तो आंसर होगा 2010 में। 2010 में जब इसमें ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है तो ये ब्रिक्स बन जाता है। ब्रिक की पहली बैठक होती है रसिया में 2009 में। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। देखिए, ब्रिक्स के बारे में इजीली आप सभी याद रख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता इस साल कौन करने वाला है। तो ब्रिक्स में जो सदस्य देश है ना, एक क्रम से अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि 2022 में किसने की थी? चाइना ने। 2023 में कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। और 2024 में कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। तो इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हैं। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो अब डिस्कस कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये भी सुर्खियों में रही है क्योंकि हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनी है डिल्मा रूसेफ, जो कि किस देश की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करंट से संबंधित है, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो याद रखिएगा डिल्मा रूसेफ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है ये कब होती है? 15 जुलाई 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में आता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक कौन है? तो ब्रिक्स देश हैं। फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 2021 में संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। और हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ब्रिक्स जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट, ये हाल ही में इसमें शामिल हुआ है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF के अलावा GK GS से संबंधित क्वेश्चन भी आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल डिस्कस करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। याद रखेंगे, कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। वहीं छोटे राज्यों में अगर आपसे पूछे तो छोटे राज्यों में आपको याद रखना है सिक्किम शीर्ष पर रहा है। तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो टाटा ट्रस्ट द्वारा पहली बार 2019 में से जारी किया गया था और ये इसका तीसरा संस्करण है फ्रेंड्स, है ना, 2022 वाला। राज्यों के प्रदर्शन की बात की जाए तो बड़े राज्यों में न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है, तीसरे स्थान पर है तेलंगाना और 18वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। जिनका भी UPPCS का एग्जाम है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सबसे नीचे पायदान पर रहा है उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले पर है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है और 7वें स्थान पर रहा है गोवा, जो कि सबसे नीचा है छोटे राज्यों की सूची में। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, लोकसभा सीटें यहाँ पर 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 225 है। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख अभयारण्य याद रखेंगे, काबनी वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य। प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान है यहाँ का। प्रमुख नदियाँ याद रखेंगे, काली नदी है, भद्रा है, चित्रावती नदी है, चक्रा नदी है, कृष्णा है और कावेरी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटक का है। मैसूर महल कर्नाटक में है। बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी और भारत का विज्ञान शहर कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे GI टैग मिला है? तो फ्रेंड्स देखिए, GI टैग ये मिला है ना, ये बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा, आम, रामनगर भाटा जिसे बैगन भी बोलते हैं और आदम चीनी चावल, इन चारों का GI टैग वाराणसी को मिला है, यानी कि आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे आप सभी। और इसी के साथ इन 4 उत्पादों के शामिल होने से अकेले काशी क्षेत्र से GI टैग किए गए उत्पादों की जो संख्या है ना, वो कितनी हो गई है? 22 हो गई है। इसके साथ आप सभी को याद होगा, हाल ही में देखिए ये न्यूज़ भी है करंट की, कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD की मंजूरी के बाद GI टैग मिला है। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी की जो कला है ना, इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। इसके अलावा याद होगा आप सभी को कि जो सुंदरजा आम है ना, रीवा मध्य प्रदेश का, इसे GI टैग मिल चुका है। मुरैना की गजक को GI टैग दिया गया है और नगरी जो दूबरा चावल है जो कि छत्तीसगढ़ का है, इसे भी GI टैग मिल चुका है। GI टैग पंजीकरण कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है? याद रखेंगे 10 वर्षों के लिए। एक्ट याद रखना है 1999 है। पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। मिथिला मखाने का जो GI टैग है ये बिहार को मिला है। चकहाव का जो GI टैग है मणिपुर को मिला है। सिरारा खूंग मिर्च और तामिंगला संतरे का GI टैग मणिपुर को मिला है। कंदमाल हल्दी का GI टैग उड़ीसा को दिया गया है। नागा खीरा याद रखेंगे नागालैंड। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश। नावारा चावल केरल। चिन्नौर चावल का GI टैग भी मध्य प्रदेश को दिया गया है, यानी कि बालाघाट को। अगला सवाल है कि 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन का परीक्षण किसने किया है? तो भारत की जो निजी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, जिसका नाम है क्या? स्काई रूट। याद रखेंगे, इसके द्वारा ही हाल ही में धवन सेकंड इंजन का परीक्षण किया गया है।
तो डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस ने 200 सेकंड की अवधि के लिए अपने 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन का परीक्षण किया है। यह दूसरा क्रायोजेनिक रॉकेट है। याद होगा आप सभी को, नवंबर 2021 में परीक्षण किए गए धवन फर्स्ट इंजन के बाद स्काई रूट द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह उपलब्धि विक्रम एस के नवंबर 2022 के लॉन्च के बाद प्राप्त हुई, जिसने स्काई रूट को अंतरिक्ष रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रॉकेट भेजने वाली निजी कंपनी कौन सी है। तो आंसर होगा स्काई रूट। अब आप मुझे बताएंगे कि स्काई रूट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इंजन को कंपनी ने अपने भारी वाहन यानी कि विक्रम सेकंड के लिए विकसित किया है। लेटेस्ट करेंट अफेयर में आपको याद रखना है कि जो गुजरात है, गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है अमित क्षत्रिय। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि 60वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री जागरूकता वॉकथॉन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली में। शुरुआत किसने की है? तो याद रखेंगे आप सभी, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गगनगिर और किसको जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जेड मोड सुरंग का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया जाएगा? सोनमर्ग। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये पहली बार मनाया गया है ये दिवस इस साल 2023 में, है ना। और किस राज्य ने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया? तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज व बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सुधा शिव कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। यह ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है। सुधा पेशे से वकील और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। वहीं बात की जाए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यह भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला सवाल, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो फ्रेंड, चंद्रमा पर नासा फिर से यात्रियों को भेजने वाला है और ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो नासा से। और किस ग्रह से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे चंद्रमा से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो 4 यात्रियों को यहाँ पर भेजा जाएगा जिसमें से महत्वपूर्ण हो जाता है महिला, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का हाल ही में नासा ने ऐलान कर दिया है और इस मिशन को जो लॉन्च किया जाएगा ना, वो 2025 की शुरुआत या अंत तक नासा द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया। अच्छा, जिसमें जो महिला शामिल है इनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस्टीना हैमरकोक, ये आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है कि कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया जाएगा केन्या के द्वारा। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग कहाँ से होने वाली है? तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी लॉन्चिंग होगी 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। कौन लॉन्च कर रहा है भाई? तो केन्या। नाम क्या रखा है इस सैटेलाइट का? तो इसका नाम है टाइफा फर्स्ट। क्या करेगा ये? तो केन्या के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सैटेलाइट कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित विविध क्षेत्रों के लिए डेटा प्रदान करेगा। तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है टाइफा फर्स्ट। लॉन्चिंग किससे होने वाली है? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से।
केन्या की लोकेशन मैप में आप देखेंगे तो ये है केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। हाल ही में इसके नए राष्ट्रपति बने थे विलियम रूटो। केन्या की मुद्रा को कहते हैं केन्याई सीलिंग। अगला सवाल, 5 से 6 अप्रैल 2023 तक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 परामर्श की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? तो याद रखेंगे IIT कानपुर कर रहा है। ठीक है, तो जो Y20 है यानी कि यूथ 20 परामर्श एक ऐसा मंच है जो युवाओं को जोड़ने, विचारों और अनुभवों को साझा करने और वैश्विक चिंताओं को दबाने के लिए अभिनव समाधान खोजने पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेज़बानी कौन कर रहा है? तो IIT कानपुर कर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं IIT लेटेस्ट करंट अफेयर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में भारत का कौन सा IIT संस्थान शामिल हुआ है? IIT दिल्ली। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है? तो ये हाल ही में IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई थी और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मिल्क किट। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड दिया? मिस्र। रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस संस्थान से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजीज लाइसेंस मिला है? IIT कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। याद रखेंगे आप सभी, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह ब्रांच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा पुणे में खोली गई है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश की नौसेनाओं का पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है जापान के साथ। तो दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि इसका जो उद्देश्य है यानी कि इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो उत्तर कोरिया की ओर बढ़ते मिसाइल हमलों के खतरे के विरुद्ध आपसी तालमेल को मजबूत करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है ना, इस समय काफ़ी मिसाइल परीक्षण करने में लगा हुआ है। तो कल के सेशन का रिवीजन कर लेते हैं कि किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदले? चाइना। बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 50 साल पूरे कर लिए हैं। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर शीनू झाबर। किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीरज निकम। चर्चा में रहा अमोगा थर्ड क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये क्या है? ये एक मिसाइल है ना, पूछी जा सकती है आप सभी से, क्या है? तो एक मिसाइल है। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई? नीदरलैंड के साथ। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है? ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे अदानी समूह ने। पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान को फर्नरियम मिला है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में तितली उपप्रजाति की खोज की है? तो ये खोज कहाँ पर की गई है? केरल में। बड़े पैमाने पर निवेश के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो इसे बहरीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है मीथेन। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में।
भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया था? 1 जुलाई 2010 से। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि द मोकाब एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन ए, सऊदी अरब। मैन हॉल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह। द्वीपों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वार्षिक वेस्टर्न डे परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु भोजी कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।